हे गाइस, ओके हो गए बच्चों के पेपर और आ गया पेटीएम का शेड्यूल, डिड नोटिस राइट। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो पेटीएम में अपने बच्चों से एक लाइन ज़रूर बोलते हैं, बेटा अगर कुछ समझ में ना आए तो टीचर से दोबारा पूछ लेना। टीचर गुस्सा नहीं करेगी। सुनने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन छोटी सी बात बच्चों के दिल पर क्या असर डालती है इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते। अब सोचो, एक बच्चा अपने पापा से कहता है अगर दोबारा पूछने से टीचर गुस्सा नहीं करती तो पापा आपने माँ को क्यों डांटा जब उन्होंने आपसे एक बात दोबारा पूछी। मैं भी माँ की तरह मैडम से डरता हूँ, इसलिए गलती कर देता हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, बट मैं दोबारा पूछने से घबरा जाता हूँ। एक छोटा सा सवाल और बच्चे ने हमारी पेरेंटिंग की असली तस्वीर हमें दिखा दी। ये बात सिर्फ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बिल्कुल नहीं है, ये बात है कि घर में हम कैसे बिहेव करते हैं वही बच्चा साइलेंटली कॉपी करता है। दोस्तों, ये सब कॉन्ट्राडिक्शन हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ आता है। एक तरफ हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा दोबारा पूछना गलत नहीं है, समझ ना आए तो टीचर से पूछ लेना, लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर क्या होता है, माँ एक बार दोबारा पूछ ले तो हम इरिटेट हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स या अपने ही बच्चों ने अगर बार बार कुछ रिपीट कर दिया तो हम चिल्लाने पड़ते हैं, हमारा वे ऑफ टॉक एक अलग सा हो जाता है। अब सोचो, जैसे जनरली सोचना, एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या कन्फ्यूजन होती है, क्या उसके माइंड में चलता रहता है। उसके लिए सवाल सिर्फ इतना होता है, क्या सच है, वर्ड्स या एक्शन। उसके लिए सवाल सिर्फ यही है कि आखिर मैं किस चीज़ पर बिलीव करूं, जो माँ बाप बोल रहे हैं या फिर जो माँ बाप कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो या वो करके भी दिखाते हो, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल के सिलेबस से ज़्यादा घर के माहौल से सीखता है। उसके लिए हर दिन हर मोमेंट एक क्लासरूम होता है। अगर घर में रिस्पेक्ट है, पेशेंस है, कामनेस है, तो वही उसके अंदर सबसे सबसे अंदर का बेस बना देता है। और अगर घर में शाउटिंग है, टॉन्ट्स हैं, इरिटेबल है हर एक चीज़, तो वही उसका नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। बात सिंपल सी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पापा टीवी देख रहे हैं, माँ एक बात दोबारा पूछती है, पापा टॉन्ट चलाते हैं, बच्चा वही सीखता है कि रिपीट करना गलत है, तो फिर वो स्कूल में कैसे रिपीट करे। या फिर घर में भाई बहन लड़ते हैं और माता पिता इग्नोर कर देते हैं, बच्चा सीखता है कि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि इग्नोर करो, जिसको जो करना है भाई करो, बट जस्ट इग्नोर। समझ रहे हो आप लोग ये कि हर एक्शन, हर छोटा सा रिएक्शन साइलेंटली एक क्लासरूम टीचिंग बन जाता है बच्चे के लिए। और उस क्लासरूम का नाम क्या होता है? घर का माहौल। घर का माहौल, ये शब्द सुनकर अक्सर ये तस्वीर बन जाती है मन में कि कभी एक ऐसा परिवार जहाँ साथ में बैठ के मुस्कुराते हुए, अपने विचार रखते हुए हर कोई एक डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठा है, और कभी एक ऐसा घर जहाँ हर कोई अपने अपने कमरे में बिखरे हुए फ़ोन्स के साथ लगा हुआ है, फ़ोन्स में उलझा हुआ है, या फिर एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं और एक स्ट्रेस का माहौल बन रहा है। लेकिन दोस्तों, घर का माहौल सिर्फ इन बड़े इवेंट से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि रोज़ कोई बड़ा इवेंट हो, कोई रोज़ चिल्लाना हो, या फिर रोज़ एक साथ टेबल पे खा रहे हो तो वो घर का माहौल होता है। नहीं, ये तो छोटी छोटी कड़ियों से जुड़कर चैन बनती है। किसी की आंखों का संकेत समझ लेना, बिना शब्दों के किसी का मूड समझ जाना, एक दूसरे का रिएक्शन पर रिएक्शन देना, एक दूसरे की एक शाउट आने से पहले, एक अलगड़ आने से पहले हम समझ जाएं कि नहीं, आज इस टॉपिक को किसी और तरीके से ले जाते हैं। कभी कभी सीरियस मोड को खुशी में बदल देना। इन्हीं सब से तैयार होता है घर का असली माहौल। ये एक्शंस और रिएक्शंस का वे भी एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जो बच्चों के दिमाग में साइलेंटली रिकॉर्ड होता जाता है, और वही रिकॉर्डिंग उसके फ्यूचर बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल बन जाती है। अब सोचो, इस माहौल का बच्चों पर क्या असर पड़ता है।
बच्चों का दिमाग रिकॉर्ड किस तरीके से करता है, इस बारे में बात करते हैं। एक होता है साइलेंट रिकॉर्डिंग, बिना शब्दों का लिसन। बच्चा ज़्यादा देखकर सीखते हैं, सुनकर नहीं। ये बात तो आप 100% अपने नोटिस में डाल ही लो। आँखों का टोन, आवाज़ का वॉल्यूम, आँखों का भी हाँ जी एक टोन होता है, सीरियसली एक टोन होता है, जहाँ वो आपको दिखाती हैं कि हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। वो जहाँ आपको दिखाती है कि हमारे अंदर एक एग्रेशन है। और कभी कभी वो याद है, वो मम्मी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती हैं गुस्से में देखते हुए, घूरते हुए कि साइलेंस, चुप। आंखों का एक अपना टोन होता है और आवाज़ का एक अपना वॉल्यूम होता है। चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सब उन लिए एक छोटे सिग्नल्स होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, जो ऑटोमेटिकली स्टोर करते हैं। बच्चे तुम्हारी आवाज़ का वॉल्यूम नोट करते हैं, हर बार नहीं लेकिन बार बार। मिरर रिफ्लेक्ट होता है उनका, एक इफेक्टली कॉपी करना उनकी एक आदत होती है। बच्चे पेरेंट्स को मिरर करते हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, सलीका, हर एक चीज़, यहाँ तक कि इरिटेशन। हमेशा अच्छी बातें ही सीखें बच्चे। ऐसा कोई भगवान ने उनके लिए कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड फिट करके नहीं रखी है कि नहीं भाई तुम जा रहे हो अपने माँ बाप के पास, मगर तुम सिर्फ अच्छी बातें सीखोगे, बुरा नहीं देखोगे। ऐसा नहीं होता लाइफ में। बच्चे दोनों चीज़ें देखते हैं। और कहावतें तो यहाँ पे भी हैं कि बुरी चीज़ें जल्दी आती हैं क्योंकि वो बहुत ईजी होती हैं। अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन से आती है। घर में इरिटेशन में जवाब मिलता है उनको और वही वो अडॉप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे वही उनकी लैंग्वेज हो जाती है, वही वो स्कूल में जाके इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा स्कूल जाकर कहीं से कुछ सीख कर आया। बच्चे सारे एक जैसे हैं, राइट? सारे के सारे बच्चे एक जैसे हैं, मगर हर बच्चा अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सीख कर आ रहा है। और बाद में हम ब्लेम किसको करते हैं? हम पूरी एक सोसाइटी को ब्लेम कर देते हैं। हम एक ऑथराइज्ड स्कूल को, एक संस्था को ब्लेम कर देते हैं कि यार ये तो स्कूल बेकार है, यहाँ मेरे बच्चे गए थे तो गालियाँ सीखना शुरू हो गए, यहाँ मेरे बच्चे गए थे तो उसका बिहेवियर गलत हो गया। नहीं, बच्चे आपस में भी सीख रहे हैं, मगर उससे पहले बच्चे हमसे सीख रहे हैं। जैसे उनका बच्चा वैसे हमारा बच्चा। हम अपने बच्चे को क्या भेज रहे हैं, क्या सिखा के भेज रहे हैं, राइट? क्या हमारा बच्चा ट्रांसफॉर्म कर सकता है? क्या हमारा बच्चा दूसरा अगर कुछ गलत बोल रहा है तो क्या उसको ये समझा सकता है कि नहीं यार ये गलत है, हमें अच्छी बात करनी चाहिए? नहीं। बट हमारा बच्चा बहुत जल्दी वो गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर के बेस में भी कुछ ना कुछ कमी है। मगर अगर पेरेंट्स काम है तो बच्चा ट्राई करता है, मगर अगर पेरेंट्स काम नहीं है, अब आप एक चीज़ ये सोचो कि आप कहो कि बच्चा हमसे दोबारा नहीं पूछ रहा, या बच्चा कभी कभी रुक भी जाता है, वो एक ऐसी जर्नी में चला जाता है जहाँ उसे बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। क्यों पीछे जा रहा है, 2 कदम पीछे क्यों कर लेता है? क्योंकि वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखता है। कोई भी बात बोलनी है, उसने बिहेवियर देखा यार नहीं, डांट पिटेगी, कुछ गलती कर दी नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, या डांट पिटेगी। अब डांट पिटेगी तो नहीं बोलना। अरे भाई, अब अगर आप बोलोगे ही नहीं तो पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। मगर वो बोल क्यों नहीं रहा है, उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो ये देख लेता है कि पेरेंट्स इरिटेट हो जाएंगे, पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, इसलिए वो रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक इमोशनल रेगुलेशन का मॉडल बन जाता है हमारा बच्चा। बच्चे को कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती, ये बात तो करेक्ट है। बच्चे को गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, ये कोई टेक्स्ट बुक दुनिया की नहीं सिखाती, वो पेरेंट्स को देख के सीखता है। क्लास में एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं करती, इसलिए बच्चा क्लास में टीचर से सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ वही बात सुनता है जो उसकी स्टडीज को लेकर होती है, मगर बाकी बिहेवियरल टॉक्स जो होती हैं वो सुनता ज़रूर है टीचर्स की, मगर अमल हमेशा घर के माहौल के हिसाब से करता है। वो पेरेंट्स को देखता है कि पेरेंट्स खुद गुस्सा कैसे हैंडल करते हैं और इस डैमेज को हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। वो घटना बच्चों के सामने हुई है तो बच्चों के सामने ही सॉरी बोलना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा घर में माहौल हुआ जहाँ बच्चों के सामने आपने अपने रिएक्शंस दिखाए हैं तो आई थिंक सॉरी भी बच्चों के सामने बोलो, क्योंकि उनको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इफ़ पेरेंट्स एगरली
टॉक, अगर वो उनमें एंगर है, अगर एग्रेशन है, अगर वो उस हिसाब से गुस्से में कोई बात कर रहे हैं, तो शायद उन्हें सॉरी अगर हम बच्चों के सामने बोलेंगे तो उन्हें ये भी समझ में आएगा कि पेरेंट्स उस चीज़ को रिजॉल्व भी करते हैं। गुस्सा सबके सामने, सॉरी अकेले में नहीं। इससे बच्चा ये सीखेगा कि ईगो को हमें ख़त्म करना है, रिलेशनशिप्स को हमें आगे बढ़ाना है। अब आप ये कहोगे माता जी ज्ञान बहुत हो गया, सब गिनवा दिया आपने एक एक करके, पॉइंट सारे के सारे हमने नोटिस कर लिए, अब करना क्या चाहिए, क्योंकि अब तक तो घर का माहौल बहुत डैमेज हो चुका है। चलो मैं 7 छोटी आदतें बताऊंगी पेरेंट्स के लिए। ये एक स्मॉल टिप्स है। आई थिंक नंबर 1, ये शायद मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, गुस्से कंट्रोल करने के लिए पहले तो पॉज लो। इसमें भी सेम है, पॉज फॉर 3 सेकेंड्स। लाइक बच्चे ने कुछ भी आपको आके बोला, डोंट जस्ट क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, टेक एटलीस्ट 3 सेकेंड्स पॉज, अंडरस्टैंड व्हाट ही स्टडी हिज फेस। आपको एक बारी उसका फेस रीड करना चाहिए। 3 सेकेंड का पॉज लो, बच्चे का फेस रीड करो, उसके बाद कुछ जो सही लगता है फिर वो जवाब दो। नेम द फीलिंग, बच्चों के सामने आपको बताना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि एकदम से आपने गुस्सा हो गए। अगर आप घर में एंटर कर रहे हो, आपका अगर थोड़ा सा मूड अलग है, आप इरिटेटेड हो, बाहर से कोई बैगेज अगर आप घर में लेकर आए हो, तो एटलीस्ट यू कैन नेम दैट, यू कैन टेल टू द पीपल। आप 2 सेकेंड बैठो, पानी पियो और उसके बाद बोलो यार आज थोड़ा मेरा बाहर से ही मूड ठीक नहीं है, आज मुझे थोड़ा स्पेस देना, हम कल बात करेंगे, कोई भी बात होगी तो। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स होने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा स्पेस ले लो और उनको बोल दो कि जस्ट आज के लिए जस्ट हम ऐसा रखते हैं, हम कल बात करेंगे। रिपेयर लाइन, रिपेयर मीन्स मैंने गलती कर दी है तो प्लीज़ माफ़ी भी मांगो, और जिन जिन के सामने आपने शाउट किया था प्लीज़ उनके सामने मांगो, जिससे बच्चे ये सीखें कि पहली बात तो गलती करनी नहीं चाहिए क्योंकि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अगर कर दी है तो माफ़ी मांगनी कितनी ज़रूरी है। ईगो रिलीफ रहेगा उनका, उनको एक चीज़ समझ में आएगी कि लाइफ में ये चीज़ नहीं करनी है। प्रेस द क्वेश्चन, 4th इज प्रेस द क्वेश्चन। हमें अगर बच्चे ने सबसे पहले कोई सवाल किया तो सबसे पहला वर्ड ये होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, और उसके बाद उसको जवाब दो। क्यों, वो जो बहुत अच्छा सवाल है वाला जो एक टर्म आता है ना, बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देता है। वो नेक्स्ट टाइम ये नहीं कहेगा कि यार पेरेंट्स से पूछना ही नहीं चाहिए, कभी तो ठीक से जवाब देते नहीं है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। नहीं, अगर आप ये बोलोगे ना वेरी गुड क्वेश्चन और उसके बाद अपना आंसर शुरू करोगे, तो वेरी गुड क्वेश्चन एक अपने आप में 3 सेकेंड का पॉज है। वेरी गुड क्वेश्चन, 3 सेकेंड्स ऑलरेडी इसमें हो जाते हैं, और इसमें 3 सेकेंड्स के अंदर आपका पहले तो आपका टेम्पर डाउन होता है, दूसरा बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक साथ 2 काज। सो दिस इज द वेरी वंडरफुल थिंग, प्रेस द क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रोल प्ले वीकली। ये आई थिंक प्रैक्टिस हम सबको करनी चाहिए, शायद मज़ा भी आए। मेरी बेटी ने भी एक बार किया था, लिटरली बहुत फन हुआ था। तो उसमें रोल प्ले क्वेश्चन क्या है कि एवरी टाइम किड हैज़ टू बी लाइक अ पेरेंट एंड पेरेंट्स हैज़ टू बी लाइक अ किड। उससे सिर्फ ये नहीं कि हमें अपनी गलतियां महसूस होती हैं या बच्चा हमारे बारे में क्या सोच रहा है हमें वो पता चलेगा, इसमें और भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी चीज़ ये आ जाती है कि वी गेट टू नो कि बच्चे में भी क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, क्या वो बड़ों के आगे एक तमीज़ को लेवल पे रख के अपना एक स्टेज प्ले कर पा रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, बच्चे को जैसा लगता है आज के डेट में 99% बच्चा ये समझता है कि यार जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी क्यों हो जाएगा? ईजी इसलिए हो जाएगा कि भैया हम भी बड़ों की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, हम बड़ों की तरह एक फैसले ले पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बच्चों को नहीं समझ में आती, बच्चों को समझ में आता है कि हम फैसले ले पाएंगे, हम थोड़ा सा कूल हो जाएंगे, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमें खेलने जाना नहीं जाना, हमें खुद पढ़ना है, हमें क्या करना है। सो हम थोड़ा कूल हो जाएंगे। बट व्हेन दे विल प्ले द रोल एज अ फादर और एज अ मदर, सो देन दे विल गेट टू नो भाई मॉर्निंग इतने बजे उठना है और अपने बच्चों को उठाना है। इफ़ दे विल प्ले दिस रोल दे विल अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। और अगर छोटे बच्चों से अगर ये समझ में आ जाए उनको कि पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है, तो 100% उनके दिल में ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ पेरेंट एंड द किड, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और
धीरे धीरे एक दिल से रिस्पेक्ट आएगी। आज की डेट में हम रिस्पेक्ट थोपते हैं कि बच्चों को ये बोलते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट करनी ही है, उनको एग्जैक्टली रिस्पेक्ट का मीनिंग कुछ नहीं पता। बट बाद में ये क्या होगा कि बच्चे समझेंगे ये कि हाँ, दिस इज़ व्हाट द रिस्पेक्ट इज़ एंड दैट वी हैव टू डू। ऐसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं एंड इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। समझ में आएगा जो मॉम चिल्लाती हैं सुबह सुबह उठना है और उसके बाद लेट देम मेक द फूड फॉर द होल फैमिली, चाहे जैसा भी बने, मगर बनाने दो, अंडर विजन रखो बट बनाने दो, समझ में आए कि इट्स नॉट दैट ईजी जॉब। एनीवेज 6th पार्ट पे चलते हैं, नो शाउट रूल। हमें सारा दिन में 1 घंटा ऐसा रखना है अपने अंदर, टू अस। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए, एक ऐसा शेड्यूल बना लो, मंडे को इस टाइम, ट्यूसडे को इस टाइम, वेडनेसडे को इस टाइम, एक ऐसा घंटा जहाँ हम खुद को एक मौन व्रत धारण कर लें, जहाँ हमें ये पता कि हमें गुस्सा नहीं करना। और यही चीज़ हमें किड्स को भी सिखानी है, ये 1 घंटा आपको गुस्सा नहीं करना। और ज़रूरी नहीं है कि वो घंटा आपका भी हो, आप उससे नेक्स्ट आवर चूज़ करें। 1 घंटा अगर उसका था, उसने गुस्सा नहीं किया, वो शांत में है, 1 घंटा आपने चूज़ किया, कुछ भी हो जाए घर में, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, देयर विल बी नो शाउट रूल, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी। तो उस वक्त क्या होगा, आपका वो जो 1 आवर जो आप पाउज लोगे, बात को समझोगे, वो 1 घंटे बाद वो जो इतना बड़ा वाला आपका टेम्परमेंट होता है ना, वो यहाँ तक आ जाएगा। और फिर आप इस लेवल में बच्चे से बाद में 1 घंटे के बाद बात कर सकते हो। दिस विल एक्चुअली सॉल्व 67 more than % इन अ लाइफ। मैंने रफ आइडिया 67 लगाया, क्योंकि वो 7 का जो एक फंडा है वो फिर कभी समझाऊंगी एक वीडियो में अलग से। अच्छा, एक हमारे होना चाहिए क्वेश्चन आवर। बैठ जाओ सारे, एक असेंबली टाइप, एंड जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस 1 by 1। अगर आप ये चीज़ रोज़ नहीं कर सकते, इफ़ यू फील कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द डेली लाइफ, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करने की कोशिश करो। उसमें एक और चीज़ आ जाएगी, बच्चा विल स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस। आज उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने क्वेश्चन पुट कर लिया, डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे। अब उसके दिमाग से डायरेक्टली नहीं पूछा, तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ना उसने डायरेक्टली पूछा, ना अपने गुस्से में उसको रिप्लाई किया। तो इसमें एक चीज़ अच्छे में ये आएगी, उसने क्वेश्चन पुट किया है, नेक्स्ट डे जब वो क्वेश्चन रिवाइज कर रहा होगा, उसे कई बार तो ऐसा लगेगा यार इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे ऑलरेडी मिल गया, मैंने एक्शंस में इसका आंसर देख लिया है, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट रेलिवेंट, और वो काट देगा। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि वो ये सोचे यार तब मैंने पूछा था, अब मुझे इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो वो काट दे। तो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, जो रेगुलर का जो झगड़ा है, जो रेगुलर की जो फैमिली में शाउट आउट्स हैं, वो थोड़े कम हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन का बेस हमें सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, खुद के साथ भी रखना चाहिए। जस्ट राइट द क्वेश्चंस, whatever you're having, write it them and then talk to each other like assembly. Then you will get to know कि आखिर क्या आगे होना चाहिए। अच्छा, ये सब बातें ना मायने रखती हैं अगर आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओ तो, दैट इज़ वर्ड्स टीच। वर्ड्स जो हैं वो हमें टीच करते हैं, बट एक्शंस जो हैं वो इम्प्रेस करता है। वर्ड्स टीच बट एक्शंस इम्प्रेस। बोले तो हम जो बोलते हैं वो सिखा देता है, मगर हम जो करते हैं वो छपा देता है, मतलब चिपका देता है माइंड में कि हाँ दिस गोना बी हैपन लाइक। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन पर एक मुस्कान देना शुरू करो। दिस इज़ रियली वंडरफुल। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि व्हेन योर किड आस्क सम क्वेश्चन, प्रेज इट, से फर्स्ट स्माइल एंड से वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, लाइफ पार्टनर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, हर एक के साथ एक बार ही कोशिश करो, एक दिन के लिए गिन के रख लो कि एवरी टाइम, वेन एवर, वेदर इट इज़ योर कोलीग, योर फैमिली, योर एनीबडी, फ्रेंड टॉक्स टू यू, जस्ट एक बारी स्माइल, वेरी गुड क्वेश्चन, and then start your reply. This will transform your full personality. सच कहूँ तो पेरेंटिंग का असली काम क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना है। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा अपना बचपना भूल जाए, हम ये नहीं चाहते कि बच्चा अपना बचपन के वो छोटे छोटे पल को जीना भूल जाए, वो डर जाए, वो हमसे डर जाए, टीचर से डर जाए,
समाज से डर जाए, अपना कोई भी क्वेश्चन पुट करने से डर जाए, नहीं। पेरेंट्स का असली काम, पेरेंटिंग का असली काम ही यही है कि जब तक हम पेरेंट्स हैं हमारा बच्चे में बचपना जिंदा रहे, वो क्यूरियोसिटी जिंदा रहे, वो हमेशा पूछने की, जानने की, सीखने की इच्छा जिंदा रहे। सो इसी के साथ मैं नैन्सी चोपड़ा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ और यही कहूँगी कि बच्चों को सुधारने की कोशिश में पहले खुद को सुधार लेना, ज़िंदगी संवर जाएगी। थोड़ी थोड़ी जो बातें आज कही हैं उनको अपने जहन में बिठा लेना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share these videos to all those parents who actually need this. आपके सब दोस्त जो पेरेंट्स हैं, they also deserve a good parenting tip. Take care. Bye bye.